नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत। जैसा कि आपको पता है, हम एलटी पेडागोजी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के सहायक अध्यापक की पेडागोगी की चर्चा कर रहे हैं लगातार। तो हम इसके तीसरी यूनिट तक पहुंचे हैं। पहली यूनिट में हमने एनसीएफ किया, दूसरी यूनिट में आरटीई किया और तीसरी यूनिट में 3 सब टॉपिक हैं और उन 3 सब टॉपिक में 2 टॉपिक हो चुके, जिसके पहले का नाम है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा है बुद्धि को आपने डिटेल से देख लिया होगा। उसके रिमेनिंग वीडियो जो हैं वो ऐप पर दिए गए हैं और उससे संबंधित एमसीक्यूज भी लोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें देख लें। उसके बाद आज तीसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है व्यक्तित्व। अब हम देखें कि हमने कहा था कि हम मनोविज्ञान को वैसे पढ़ेंगे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, विकास होता है। तो ये यूनिट 3 का पार्ट 3 और आखिरी हिस्सा है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे सवाल पिछले सालों के पेपर को भी आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे हैं। इसके कंसेप्ट बेस्ड पूछे हैं, यहाँ से फैक्चुअल भी पूछे हैं। एक बात ध्यान रखें, जैसे आपको सिलेबस की लंबाई देख करके ये लगता होगा कि सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सारे टॉपिक महत्वपूर्ण तो हैं, पर उनमें से प्रश्न सभी से बराबर मात्रा में आएंगे ये जरूरी नहीं है। देखो, इसके लिए आपको एक अच्छे कोच, अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ। हमने भी यही प्रयास किया है कि आपको टॉपिक को उस रूप में दें जिस रूप में वो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, यानी हर टॉपिक का वो हिस्सा ज्यादा आपके साथ एक्सप्लेन कर पाएं और उससे ज्यादा एमसीक्यू शामिल कर पाएं, जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। तो टॉपिक कई ऐसे हैं उसमें जो केवल 4-6 लाइन की, 10 लाइन की इंपॉर्टेंट बातें उसमें से डिस्कस हो सकती है, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी अपने आप में लंबाई है। उसमें से एक टॉपिक ये भी है, इसकी अपने आप में बहुत लंबाई है और ये अपने आप में एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? व्यक्तित्व। अब देखिए, अगर आप समझेंगे उस बात को कि हमने इसको मनोविज्ञान के विकास क्रम में सिलेबस को सजाया है, तो हमने यूनिट 1 में एनसीएफ, यूनिट 2 में आरटीई और यूनिट 3 में बच्चे के पैदा होने से लेके उसके विकास की बात की। इसी के अगले हिस्से में हम करेंगे सामाजिकरण। पर सामाजिकरण होता है हमारा इस आधार पर जैसी होती है हमारी पर्सनैलिटी। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनैलिटी को और इस तरह से पढ़ेंगे पर्सनैलिटी को। जरा समझें, एक तो इसकी मीनिंग देखें, इसका अर्थ देखें, और दूसरा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, इसको पढ़ेंगे, अर्थ, परिभाषा। और उसके अलावा इसके व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। पश्चिम में बड़े अलग तरह के सिद्धांत हैं, हमारे यहाँ बड़े अलग तरह के सिद्धांत हैं, और व्यक्तित्व को लेकर के परंपरागत रूप से बड़ा अलग विचार है और आज के समय में बड़ा अलग विचार हो गया है। ठीक, तो देखें प्रमुख सिद्धांत, इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे और समझेंगे भारत और पश्चिम की विचारधारा में क्या अंतर है। और एक ये आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां इस चैप्टर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कोई है तो वो यह है व्यक्तित्व मापन की विधियां। हम व्यक्तित्व को कैसे मापते हैं बहुत तरह से बताया गया है। करीब 10 तरीकों की हम चर्चा करेंगे और उन 10 तरीकों में एक से ज्यादा मनोवैज्ञानिकों की गणना करेंगे और उन्होंने व्यक्तित्व को कैसे कैसे जाना, उन्होंने कैसी कैसी विशेषताएं बताई, इसको हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम ये जान पा रहे हैं कि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से बना है। ठीक है, तो व्यक्तित्व शब्द बना है अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से। पर्सनैलिटी शब्द, ये याद रखें कि ये पर्सनैलिटी शब्द जो है ना वो अंग्रेजी का है। ठीक है, इंग्लिश है। और अंग्रेजी शब्द के बारे में हम ज्यादातर जब इसका अध्ययन करते हैं तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। तो ये अंग्रेजी का जो शब्द है ना, वो भी अपने आप में एक शब्द परसोना से पैदा हुआ है, परसोना से। और ये परसोना जो है ये लैटिन भाषा का है। ये दोनों शब्द पूछे जाने की संभावना है, पूछता है, इसलिए याद रखें। तो व्यक्तित्व शब्द
किसका, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का अनुवाद है हिंदी में, और दूसरा कि ये पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना से बना है। और इस परसोना का अर्थ क्या होता है? देखिए, कोरोना के दौरान हमने खूब एक शब्द प्रयोग किया, वो था मास्क। मास्क, ये परसोना का अर्थ ही होता है क्या, मास्क, या इसे कहें हम नकाब, ऐसा, ठीक है। या इसके लिए बड़ा अच्छा हमारे यहाँ एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं मुखौटा। मुखौटा मतलब ये असल में शब्द ऐसे पैदा हुआ कि ग्रीक में, यूनान में, ये जो मनोविज्ञान का अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र पश्चिम में रहा है, वो मुख्य रूप से जर्मनी, ब्रिटेन और नीचे दक्षिण की ओर जाएंगे तो ग्रीक, यूनान में इस पर बहुत अध्ययन हुआ। तो वहां क्या होता था, पुराने प्राचीन समय में लोग नाटक किया करते थे। नाटक मतलब मनोरंजन का साधन हुआ करता था नाटक। तो उन नाटकों को प्ले करने के लिए वो तरह तरह के मुखौटे पहनते थे, अलग अलग के मुखौटे पहन करके अपने अंदर वो रूप लाने की कोशिश करते थे। जैसे हम लोग अपने यहाँ देखते हैं, नाटक होता है या रामलीला होती है तो उसमें तरह तरह के मुखौटे पहने जाते हैं। तो उस मुखौटे को पहन करके लगता है कि इसके अंदर वही चरित्र, वही कैरेक्टर आ गया है, और वही कैरेक्टर जो है ना हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करता है। पिछले वीडियो में मैं आपसे कह रहा था कि जब भी मिलना किसी आदमी से तो कई बार मिलना एक आदमी में छुपे होते हैं कई आदमी। तो मनुष्य के भीतर की परतों को खोलने की एक कोशिश का नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को जानना, तो हमारा व्यक्तित्व कैसा है, असल में व्यक्तित्व किसे कहते हैं, उसकी जांच कैसे की जानी चाहिए, इसको लेकर के वैज्ञानिकों में, दार्शनिकों में मतभेद हैं। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं क्या, ये अर्थ ये कैसे बना। तो मुखौटा मतलब मुख पर पहना जाने वाला आवरण, मुख का आवरण। और आवरण देखिए क्या है कि व्यक्ति थोड़ी देर पहले जैसा होता है वैसा थोड़ी देर बाद आवरण पहन के नहीं दिखाई देता है। तो ये क्या है, उसके व्यवहार में एक पर्दा लगा देना या एक नया रूप प्रकट कर देना, वही है मुख का आवरण। तो इसका शाब्दिक अर्थ, अब ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। एक पर्सनैलिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एक परसोना लैटिन भाषा का शब्द है। परसोना का अर्थ मुखौटा होता है और इसका अर्थ है मुख के आवरण को बदल करके अपने व्यक्तित्व को दिखाना। ठीक, तो ये तो हुआ। अच्छा, इसको लेकर के जब हम बात करते हैं, ये देखिए क्या, इसका मैं शाब्दिक अर्थ आपको कह रहा हूं। जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो इस पर एक तो परंपरागत रूप से क्या था, बहुत पुराने समय में क्या कहते थे कि प्राचीन दृष्टिकोण ऐसा था कि व्यक्तित्व की पहचान कैसे होती है, व्यक्तित्व की पहचान होती है बाहरी शारीरिक आकृति से। बाहरी शारीरिक आकृति, जैसा शरीर होगा वैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी, पहले से ऐसा माना जाता था। व्यक्तित्व वैसा होगा जैसा हमारे शरीर का आकार होगा, मतलब छोटा, नाटा, लंबा, मोटा, स्थूल, थुलथुल, जैसा होगा वैसा हमारा व्यवहार, जीवन चरित्र होगा। लेकिन देखिए पहले से ऐसा माना जाता था, पर आधुनिक दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण में हम क्या करते हैं कि बहुत तरह से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो आधुनिक जो दृष्टिकोण है ना, वो ये कहता है कि आंतरिक गुणों के आधार पर व्यक्ति के जीवन का निर्धारण या उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे आप एक लड़की को जानते हैं, शीतल देवी को, जो निशानेबाजी से संबंधित हैं, 15 साल की लड़की हैं और दिव्यांग हैं दोनों। वो देखिए, मतलब इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें दिव्यांग कहा, ऐसे लोगों को, यानी उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो साधारण मनुष्य के अंदर नहीं होती। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी वो तीरंदाजी में इतना सफल प्रदर्शन करती हैं। उनको हाल ही में सम्मानित भी किया गया है। तो देखिए वो पर्सनालिटी क्या है, वो ऐसी पर्सनालिटी है, दिव्यांग होते हुए भी उसने ये सोचा कि वो एक तीरंदाज हो सकती है। तो देखें उसके अंदर क्या गुण हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो बाहर हम कैसे दिखाई देते हैं, उसने बदल दिया इस बात को। जैसे अंदर के गुण हैं, जो अंदर के जीने की हिम्मत है, जज्बा है, कौशल है और कुछ कार्य को करने का डेडिकेशन है,
उससे उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। ऐसा आधुनिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि व्यक्तित्व की पहचान बाहरी रूप आकार से नहीं होती है, बल्कि अंदर के गुणों से होती है, अंदर की विशेषताओं और लक्षणों से होती है। ठीक, तो ये तो हुआ इसका एक सामान्य परिचय कहें या इसका एक अर्थ कहें। इस पर ना अलग अलग समय में पश्चिम से लेके भारत तक में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं कि असल में ये होता क्या है। तो हम बात करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमें दी गई हैं इस टॉपिक की, मतलब व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व को लेकर के जैसा मैं कह रहा हूं विद्वान एक मत नहीं है, तो सबने अलग अलग तरह की बात कही, और उन बातों में एक महत्वपूर्ण केवल 4-5 परिभाषाएं मैं आपको लिखा रहा हूं, केवल उतने को हम समझेंगे और उनसे हम टॉपिक को तो समझ ही लेंगे, लेकिन वो ऐसी की ऐसी ही एग्जाम हॉल में हमसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। एक व्यक्ति हुए वैलेंटाइन, नहीं ये वो वाले वैलेंटाइन नहीं, वो वाले नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए कहा कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व जन्मजात यानी जो हेरिडिटिकली हमारे अंदर गुण आते हैं, जन्मजात तथा अर्जित एक्वायर्ड जो हमारे गुण होते हैं, दो तरह के, जो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं, और जो हम अर्जित करते हैं, उन गुणों या प्रवृत्तियों, व्यवहार जो होते हैं हमारे, प्रवृत्तियां मतलब स्वभाव, प्रवृत्तियों के योग को कहते हैं, योग को कहते हैं क्या? हाँ, ये अभी मैं आपको कोशिश करूंगा कि याद हो जाए यहीं पर, और नहीं तो फिर आपको एक से अधिक बार लिख करके या मोबाइल फोन से इनको रिकॉर्ड करके 2-3 बार सुनना होगा। ऐप में ध्यान दें, आप लोग ऐप को प्रयोग कर रहे होंगे तो वीडियोस को एक से ज्यादा बार आप देख सकते हैं, तो उसको उस प्रकार से उसका फायदा उठाएं। एक से ज्यादा बार देख करके उसको नोट करके अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके कुछ ऐसी चीजों को जो फैक्चुअल फॉर्म में उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक हुए गिलफोर्ड। गिलफोर्ड, आगे गिलफोर्ड को हम एक जगह और पढ़ेंगे, अभी तो व्यक्तित्व में पढ़ रहे हैं। तो गिलफोर्ड ने भी अपने तरीके से व्यक्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि व्यक्ति के जो गुण होते हैं, व्यक्ति के गुणों के समन्वित रूप को, गुणों के समन्वित रूप को, समन्वित रूप को व्यक्तित्व कहते हैं। जो जो गुण उसमें हैं, जैसे भी गुण हैं, मतलब वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक जिस भी प्रकार के गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमारे हैं, उन गुणों के सारे रूप को मिला करके हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। ठीक, तो और एक और परिभाषा मैं आपको वुडवर्थ की लिखाता हूं। वुडवर्थ ने, देखें वुडवर्थ, और इन्होंने व्यवहार को महत्वपूर्ण माना और कहा कि व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता, जो भी उसके अंदर विशेषता है, समग्र विशेषता, हाँ कंफ्यूजन हो सकता है, अभी एक बार लिख लें, समझ लें, फिर इस पर चर्चा करते हैं। व्यवहार की समग्र विशेषता को क्या कहते हैं? को व्यक्तित्व कहते हैं। ये चर्चा तो सब व्यक्तित्व की ही हो रही है, व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, तो ये व्यवहार की समग्र विशेषता। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? गुण, मतलब जो जो गुण होंगे उसके समन्वित रूप को कहेंगे। तो ये कैसे याद होगा आपको? यहाँ लिखा हुआ गिलफोर्ड, और गिलफोर्ड से गुण याद रखेंगे। और गुण कौन से? कोई एक दो थोड़ी, सारे के सारे जितने गुण होते हैं। तो अब आपको गिलफोर्ड याद हो जाएगा। सारे गुणों के समूह को व्यक्तित्व कहते हैं। गिलफोर्ड से गुण और वुडवर्थ से व्यवहार।
तो व्यवहार कौन सा? एक दो नहीं, सारे प्रकार के व्यवहारों का समूह। जो बात मैं आपसे कह रहा था, किसी से मिलना तो कई बार मिलना, मतलब जितनी बार वो जैसा व्यवहार करे वैसा उसका व्यक्तित्व है। तो देखिए यहाँ वुडवर्थ व्यक्ति व्यवहार, व्यक्ति तो यहाँ भी है पर गिलफोर्ड में गुण और वुडवर्थ में व्यवहार, और वैलेंटाइन में क्या है? ये जो गुण है, देखिए यहाँ भी गुण है लेकिन इन्होंने दो तरह के कहे, अर्जित और जन्मजात। दो तरह के गुणों के समूह को क्या कहते हैं? कह रहे हैं व्यक्तित्व। वैलेंटाइन, गिलफोर्ड कह रहे हैं गुणों के समूह को कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि व्यवहार के समूह को कहते हैं। व्यवहार को केंद्र में रख करके एक और व्यक्ति ने परिभाषा की और उनका नाम था डेसिल। डेसिल ने ये कहा कि संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र, संगठित व्यवहार मतलब सभी प्रकार का व्यवहार, संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र। यहां अगर आप देखें तो कुछ भी नया नहीं है, ये संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र व्यक्तित्व है, ये लिख रहा हूं मैं। तो है तो ये बिल्कुल वुडवर्थ जैसी परिभाषा डेसील की भी, लेकिन यहाँ एक नया शब्द है चित्र। तो जो व्यवहार है उसका चित्र, संगठित व्यवहार का चित्र जो है वो डेसील की परिभाषा है। व्यवहार की बात करें तो वुडवर्थ का है, और व्यवहार के चित्र की बात करें जो रिफ्लेक्शन होता है हमारे व्यवहार का, वो देखें तो वो कह रहे हैं क्या? डेसील कह रहे हैं। और इस चैप्टर में, व्यक्तित्व चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति को माना जाता है। इनके आगे जो इनके मापन की, व्यक्तित्व के मापन की विधि है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है आलपोर्ट या ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट की जो एक परिभाषा है ये बड़ी प्रसिद्ध है और याद करने में आसान है। हालांकि इन सब में सबसे लंबी है लेकिन याद करने में आसान हो जाएगी जब एक बार हम इसे समझ लेंगे। तो इन्होंने कहा मनोदैहिक गुणों, मनोदैहिक शब्द बना दो शब्दों से मिलकर, मन और देह। देह मतलब शरीर, मन तो आप जानते हैं मन और देह। वो जो मन और देह के गुण होते हैं उनका जो गत्यात्मक संगठन होता है, का गत्यात्मक संगठन, मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन करता है। कौन समायोजन करता है और किससे समायोजन करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। कौन समायोजन करता है? तो ये मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, ये गत्यात्मक संगठन वाला डायनेमिक जो बदलता रहता है, थोड़ी देर पहले कुछ, थोड़ी देर बाद कुछ, थोड़ी देर बाद कुछ। जीवन में एक ही व्यवहार को हम बहुत अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे हम बचपन में खुश होते हैं, खिलखिलाते हैं तो बड़े अलग तरह से खिलखिलाते हैं। हंसने की समझदारी हम महफिल के हिसाब से अपने जीवन में बदलते चले जाते हैं। हमारे प्रसन्न होने का तरीका बदल जाता है, हमारे हंसने, रोने, गाने, जीने के जो तरीके बदलते रहते हैं, उन तरीकों को ही हम क्या कह रहे हैं? गत्यात्मक संगठन, डायनेमिक चेंज जो है, उस डायनेमिक चेंज। और वही डायनेमिक चेंज हमें क्यों करना पड़ता है? हमें समायोजन के लिए करना पड़ता है, ताकि हम समाज में यानी वातावरण में हम समायोजित हो जाएं, इसके लिए करना पड़ता है। और वो गत्यात्मक संगठन है किसका? मन का और देह का। तो आपने देखा होगा हम जब कभी नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, खुश होते हैं, तो एक्सप्रेशंस हमारे फेस पर आ जाते हैं। और मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं? साइकोसोमेटिक प्रोसेस। साइकोसोमेटिक मतलब पहले जो मन में पैदा होता है फिर फिजिक में पैदा होता है, मतलब ये चेहरे पर पैदा होता है, हमारे ये बाहरी स्वरूप में पैदा होता है, एक्सटर्नल रूप में जो हमें दिखाई देता है, उसे कहते हैं साइकोसोमेटिक। तो असल में ना, ये जब मनोदैहिक शब्द आप कभी भी देखें, साइकोसोमेटिक शब्द कभी भी देखें, तो इसका अर्थ ही है क्या? आलपोर्ट।
अल्पोर्ट मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं आल्पिन। आल्पिन को कब प्रयोग किया जाता है? एक पेज के साथ दूसरा पेज अटैच करने के लिए। तो देखो किसके साथ किसको अटैच किया? मन के साथ देह को अटैच करने के लिए। अब आपको सब याद हो जाएंगे। वैलेंटाइन की व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित गुणों का योग है, ठीक है। अर्जित गुणों और प्रवृत्तियों कहते हैं इसको, गुण या प्रवृत्ति जो भी कहें। वैलेंटाइन ने कहा कि जन्मजात और अर्जित, ये शब्द याद रखें, वैलेंटाइन, ठीक है। वैलेंटाइन डे तो मनाने का आनंद तब है जब ये जन्मजात भी हो, कुछ अर्जित भी कर लिया हो, ठीक है। तो ये वैलेंटाइन, ये याद करने के लिए आपको ये बात कह रहा हूं। गिलफोर्ड ने गुणों की बात कही, इसको ऐसे याद कर लें। और गुण किसके? ये समन्वित रूप है कौन से गुणों के? व्यक्तित्व के जितने गुण होते हैं उनकी बात गिलफोर्ड ने की। वुडवर्थ और डेसील दोनों ने क्या कहा? व्यवहार का समग्र, एक ने कहा ये विशेषता और एक ने कहा चित्र याद करें डेसील के लिए। तो ये हो गई 4 परिभाषा। ऑलपोर्ट में मनोदैहिक याद करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो ये रही 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं। परिभाषाएं बहुत हैं लेकिन हम इसे वैसे याद नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्तित्व को आप ऐसे तो समझ ही सकते हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता के, हाँ, व्यक्तित्व में हमें श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी जानना है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में आप उस अर्जुन को देख रहे हैं जो बिल्कुल उदास हो चुका है, जो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब जो मैं क्या करूं ये फैसला नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं क्या? किम कर्तव्य विमूढ़। मतलब उसे पता नहीं चल रहा है कि उसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने तमाम स्पष्टीकरण दिए कृष्ण को और कहा इसमें मेरे अपने सगे ही मारे जाएंगे, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अच्छा, दूसरे अध्याय में से लेकर के 18वें अध्याय तक समझाया और 18वें अध्याय में आधे हिस्से के बाद आखिरी की 6 श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें उसने कहा कि अब मैं सब समझ चुका हूं और मैं जान चुका हूं कि युद्ध लड़ना ही मेरा धर्म है, इसलिए मैं युद्ध लड़ूंगा। अब देखें व्यक्तित्व की स्थिति बता रहा हूं आपको। एक जब वो दूसरे अध्याय तक पहुंचा, पहले दूसरे अध्याय में, और या जहां से श्रीमद् भगवद गीता शुरू होती है उससे पहले वो कहता है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो वो पहले बड़ी निराश अवस्था में है, युद्ध नहीं लड़ने का जब फैसला लेता है, और उसके बाद उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ता है, मतलब मैं क्या करूं ये फैसला नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ऐसी स्थिति में कौन होता है? वो निराश होता तो लौटकर चला जाता। क्यों कृष्ण के पास आया? क्योंकि उसे लगा कि शायद मैं लड़ भी सकता हूं। तो ये जो डिलेमा है ना कि मैं लड़ सकता हूं और मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, ये फैसला न कर पाना, उसके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा किम कर्तव्य विमूढ़ता या डिलेमा की स्थिति। और तीसरे में वो क्या है? मतलब दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक लगातार अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनता रहा और जो से डाउट हुए वो उसने सवाल किए। तो ये क्या स्थिति है? जिज्ञासा की स्थिति, जानने की स्थिति कि वो क्यों उसे युद्ध लड़ना चाहिए, उसके युद्ध लड़ने से क्या होगा, तो उसके जानने की इच्छा का एक व्यक्तित्व ये है। आखिरी हिस्से में उसने कहा कि मैं जान गया हूं और मुझे युद्ध लड़ना होगा। ये जान लेने की अवस्था, इसको हम कह रहे हैं चौथा। उसके व्यक्तित्व के 4 रूप पूरे श्रीमद् भगवद गीता में मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि व्यक्तित्व हर समय समय पर, कदम कदम पर, जैसे इन्होंने कहा कि ऑलपोर्ट ने कहा कि ये जो समाज के साथ समायोजन या वातावरण के साथ अनूठा समायोजन होता है किसका? मनोदैहिक गुणों का। मन कभी कुछ और सोचता है, देह कभी कुछ और सोचती है। आपने अर्जुन के बारे में वो सुना है ना कि भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, मनुज बली नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। मतलब इतना बड़ा महाभारत का युद्ध लड़ने वाला अर्जुन एक दिन अपने बुढ़ापे में उसी गांडीव के साथ जा रहा था और भीलों ने उसी के सामने गोपियों की इज्जत लूट ली और वो कुछ नहीं कर पाया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, शरीर के गुण भी बड़े महत्वपूर्ण हैं व्यक्तित्व में, और मन के और आत्मा के गुण भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है ना, ये जो पश्चिम का दर्शन है, हालांकि ये मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में जानता है। एक और बात मैं आपको कहूं जो हमें अमूमन किताबों में नहीं मिलती, ये जो भारतीय
मनोविज्ञान को लेकर के भारतीय समझ है वो, और ये पश्चिम की जो समझ है ये मन का विज्ञान मानती है, किसे? मनोविज्ञान को। जबकि मतलब इस मन के विज्ञान का उद्देश्य होता है मन का अध्ययन करना, ठीक है, मन का अध्ययन करना। और इसका मतलब है ये चाहते हैं कि मन को बेहतर बनाया जाए शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। जबकि भारतीय दर्शन में जीवन के उद्देश्य को आनंद का दर्शन माना गया है। कौन सा दर्शन? आनंद का दर्शन। आनंद का दर्शन। और ये आनंद का दर्शन किससे संबंधित है? आत्मा के विकास से संबंधित है। ये मन से आगे की बात है। क्या? आत्मा का विकास। ये समझें। तो प्रायः ये देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं। इससे ही हम पश्चिम और भारतीय मनोविज्ञान को समझते हुए वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्र के निर्माता बच्चों के निर्माण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। असल में जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो इसी ओर केंद्रित है, हमारे क्लासरूम्स को आनंद उपवन के रूप में विकसित किया जाए। आनंद उपवन मतलब ऐसा पार्क, ऐसा स्थान जहां बच्चे आनंद मनाएं। तो आनंदशालाएं, अब पाठशालाएं आनंदशालाएं के रूप में विकसित हो रही हैं। ये आनंदशाला शब्द कहां से आया? ये यहीं से आया। भारतीय मनोविज्ञान में ये आत्मा के 5 कोष बताए गए हैं। और देखिए, क्योंकि इसका उद्देश्य है आत्मा का विकास करना। किसका? शिक्षा का उद्देश्य, अधिगम का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य, इन सब का उद्देश्य है क्या? आत्मा का विकास करना। असल में ये आत्मा बनी कैसे है? तो ये बनी है 5 कोषों से। उसका नाम, एक का नाम है अन्नमय कोष, इससे ऊपर होता है प्राणमय कोष। मतलब ये जो भौतिक चीजें जो हमारे भोजन में शामिल होती हैं, उस भोजन से जो हमारा ये कार्बन एकत्र करने वाला शरीर है, जिससे हमारा ढांचा बना हुआ है, उसी को हम कहते हैं क्या? अन्नमय कोष। अन्न को ग्रहण करने से बनने वाला ये भौतिक ढांचा, इसका विकास बहुत जरूरी है। और इसी को हम देखिए वहां पढ़ रहे थे ना, अगले चैप्टर में फिर इसको रिफर करेंगे जब हम सामाजिकरण पढ़ेंगे और सामाजिक प्रक्रिया या सामंजस्य को पढ़ेंगे। तब हम देखेंगे ये जो जेनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है, जेनेटिक स्ट्रक्चर असल में जो ये अन्नमय कोष है बना तो उसी भ्रूण से है। एक समय हम भ्रूण के रूप में मां के पेट में थे, उसके बाद बाहर निकले। तो ये जो भौतिक स्ट्रक्चर हमारा इतने छोटे से लेके इतना बड़ा, और आज जो हम देख रहे हैं जिस रूप में हमारा शरीर है, उसका विकास कैसे हुआ? ये पोषण से, इस अन्न से हुआ। जो ये भौतिक शरीर है उसको हम अन्नमय कोष कहते हैं। और जो इसके अंदर ये सेंस है, प्राण है, चेतना है, उसी को हम कहते हैं प्राणमय कोष। तो हम तो ये जानते ही हैं कि इससे बना है हमारा ये शरीर। किससे? अन्न से, प्राण से, और इन 3 चीजों से बनता है मन। और इसी को कहते हैं हमारे भारतीय दर्शन में मनोमय कोष। और मनोमय कोष मतलब चेतना का, हमारे सोचने की शक्ति। देखिए, हमें शरीर मिला, हमें ये प्राण मिले मतलब सेंस मिला। तो सेंस का हम प्रयोग किस में करते हैं? सोचने में, चिंतन में करते हैं। तो ये चिंतन की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारी चेतना है, चेतना मिली है। अच्छा, ये हमारा शरीर है। तो सबसे पहले, अब आपने देखा, अगर आपको उन दिनों का ध्यान हो जब आपने बीएड किया, तो आप विवेकानंद का दर्शन पढ़ रहे थे, और विवेकानंद ने कहा कि पहले हमारा शरीर बहुत स्वस्थ होना चाहिए। पश्चिम में भी इस बात को कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु ने ये बात कही। भारत में इसे स्वस्थ शरीर को साधन माना गया है। किसका? साध्य माना गया है आत्मा के विकास को। हमारा शरीर के विकास पर ध्यान नहीं, केवल हम शरीर के विकास से समाज के लिए सबसे अधिक योगदान करके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। उसके लिए पश्चिम का मनोविज्ञान तो यहां खत्म हो जाता है, लेकिन भारत का मनोविज्ञान इसके 2 चरण ऊपर जाता है। वो कहता है कि साधारण जान करके कुछ नहीं होगा। अगर आप मन को जान गए, चिंतन की प्रक्रिया को जान गए, तो इससे कुछ नहीं होगा। पश्चिम का विज्ञान मानता है मन को जान करके हम सब कुछ शिक्षा के अंतिम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है हमें विशेष रूप से जानना होगा। किसे? ये जो प्रकृति है, ये जो व्यष्टि है, और ये जो समष्टि है। व्यष्टि मतलब
जीव जो हम हैं, समष्टि मतलब ये सारा ब्रह्मांड, तो इसमें हमारी एग्जिस्टेंस क्यों हुई और कैसे हुई, कब तक रहेगी, उसमें हम क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, ये जानना हमारा उद्देश्य है। पश्चिम में ये नहीं है, पश्चिम में यहीं तक खत्म हो जाता है। तो हम इसी विशेष जानने को कहते हैं विज्ञानमय कोश। हमें भगवान ने चेतना दी है और चिंतन की शक्ति दी है ताकि हम ये सोच सकें औरों से अलग हमें आखिर क्यों भेजा गया, इतने लोगों को भेजने के बाद हमें भेजने की क्या जरूरत पड़ी, इसे सोचने के लिए हम इसका विकास करें। तब पता चलता है, जब हम इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं तो हम व्यक्ति उस समष्टि में लीन हो जाता है जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं या जिसे जीवन का अंतिम उद्देश्य भी कहते हैं, हम जिसे मोक्ष भी कहते हैं, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसी को कहते हैं क्या, आनंदमय कोश। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है आनंद प्राप्त करना है, आनंदमय कोश का विकास करना है। कैसे पता लगेगा, हमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश को पार करके ये पता लगेगा। तो जब हमें ये अन्नमय कोश यानी शरीर मिल गया तो उसके साथ चेतना मिल गई, ये सेंस मिल गया और लगातार हम सोच रहे हैं। देखिए एक बड़ी अच्छी बात जो आपके काम आएगी, जो तैयारी के समय में आपको प्रेरित भी करेगी। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि आपके पढ़ाने से हमें प्रेरणा मिलती है। ये तो नहीं जानता, पर ये जानता हूं कि मैंने संघर्ष बहुत किया इस जगह पर पहुंचने के लिए। आज जो भी बातें मैं आपसे कह पा रहा हूं, तो इन्हें कहने के लिए मुझे पढ़ने लिखने का ईश्वर ने बहुत मौका दिया, तब मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं। एक वाक्य बड़ा प्रचलित है हमारे यहाँ, ये जो मनुष्य का मन है ना, वो सब सोच सकता है जो आज तक कभी सोचा ही नहीं गया इस धरती में। ये तो आप मानते ही हैं। हम वो सब सोच सकते हैं, जैसे सपने आते हैं हमें, कई कई तरह के सपने आते हैं। जैसा इस दुनिया में कभी किसी ने सोचा नहीं, वैसा भी हमें सपना आता है। सपना असल में हमारे सोचने से ही तो आता है। तो मैं एक वाक्य कह रहा हूं आपको, हम वो सब सोच सकते हैं जो दुनिया में आज तक नहीं सोचा गया, और जो हम सोच सकते हैं वो सब हम कर सकते हैं। तो जो दुनिया में नहीं सोचा गया वो हम सोच सकते हैं, और जो हम सोच सकते हैं वो सब हम कर भी सकते हैं। इस बात को आदर्श वाक्य के रूप में माने तो हम भारत की इस परंपरा के तहत आनंद की सृजना करने वाले अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे। और ये तो बहुत छोटी चीज होगी, जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं टीचर बन जाने की, वो हम बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया सतत गतिमान रहेगी। हम स्वयं को पहचानने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। अच्छा, आगे देखिए, व्यक्तित्व संबंधी प्रमुख दर्शन जो है ना, व्यक्तित्व संबंधी प्रमुख दर्शन, ऐसे बहुत सारे दर्शन है कि व्यक्तित्व को कैसे समझें। व्यक्तित्व संबंधी प्रमुख दर्शन, इसे समझेंगे, और इसे समझने के बाद हमें ये समझ में आएगा, जो ये यहाँ से व्यक्तित्व को मापने के बारे में बहुत सारी प्रणालियां और तरीके प्रचलित हैं, उन्हें हम समझ लेंगे। ठीक, व्यक्तित्व संबंधी प्रमुख दर्शन। तो व्यक्तित्व संबंधी दर्शनों की बात करें ना, तो जैसे मैंने आपको ये पश्चिम के दर्शन बताए, तो पश्चिम में कभी शरीर के आधार पर, शरीर के आकार के आधार पर भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो एक तो हुआ कि शरीर रचना के आधार पर, शरीर के आधार पर दर्शन, शारीरिक रचना के आधार पर, ऐसे लिख लें, शारीरिक रचना पर आधारित दर्शन। अभी हम जब डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो ये जान लेंगे कि लोगों ने पश्चिम में ये कहा कि हमारा जो दर्शन है वो शरीर की रचना पर निर्भर करता है। आप लोग जब नोट करें तो एक को ऊपर एक को नीचे नोट कर लें, शरीर की रचना, और एक होता है मन की रचना, और उसी को लेकर के हम सिगमंड फ्राइड को जानते हैं, और उसी को कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवादी दर्शन कह लें। ऐसे एक दर्शन ये है, तो शरीर की संरचना के आधार पर और मनोविश्लेषणवादी दर्शन के आधार पर, और एक होता है आवश्यकता या मांग पर आधारित, आवश्यकता या मांग पर आधारित। हम आगे इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, या मांग, ऐसा, ठीक है। ये आवश्यकता और मांग के बारे में ये देखिए, जैसे मैंने यहां कहा ना, ये बात कही फ्राइड ने
वैसे बाद में युंग और एडलर ने भी इसी की व्याख्या की, लेकिन मुख्य रूप से ये दर्शन दिया किसने, ये अलग अलग 2-3 लोगों ने दिया, इसे भी बाद में करेंगे, लेकिन ये इब्राहिम मैस्लो ने दिया। इसको मैस्लो का सिद्धांत कहते हैं, आपने पढ़ा भी है अपने पढ़ने लिखने के समय में। तो मैस्लो का सिद्धांत, हालांकि मैं इनको विस्तार से आपको कराता हूं अलग से। और एक होता है ना सामाजिक व्यवहार के आधार पर, ये सामाजिक व्यवहार, समाज में हमारा व्यवहार जैसा होता है वैसा हमारा व्यक्तित्व होता है। सामाजिक व्यवहार के आधार पर, सामाजिक व्यवहार आधारित दर्शन, ये ठीक है, ये सामाजिक व्यवहार आधारित दर्शन। और एक होता है जो हमारे गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या हमारा जो स्वभाव होता है उसको कहते हैं शील गुण आधारित दर्शन। शील गुण दर्शन ऐसे लिख लेंगे, शील गुण दर्शन। और आगे चलेंगे तो इसमें एक बात और जुड़ेगी जो जिसमें स्प्रेंगर का नाम आता है। वो कहता है कि नैतिक मूल्य होने चाहिए व्यक्ति में, तो इसको कहते हैं मूल्यवादी दर्शन। व्यक्ति में मूल्य हो तब वो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, ऐसा इसको कहते हैं मूल्यवादी दर्शन। अच्छा, उसके अलावा एक है चिकित्सा पर आधारित, ये चिकित्सा पर आधारित दर्शन, चिकित्सा दर्शन कहेंगे इसे। इसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की, और इसके बारे में ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये हिप्पोक्रेट्स का नाम आपने सुना है, ये हिप्पोक्रेट्स का नाम। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य की चिकित्सा से पता चलता है कि वो अंदर से है कैसा, ऐसे नहीं पता चलता। तो उसमें वात पित्त कफ किस प्रकार के गुण हैं उससे पता लगता है। और एक होता है जो भारत में भगवत गीता का जो दर्शन है वो वाला, वही कर देंगे अंत, भगवत गीता का दर्शन। ये मानते हैं कि व्यक्ति में रज तम और सत के गुण होते हैं, तो व्यक्तित्व होता है इस प्रकार का। इसकी विस्तार से चर्चा हम करते हैं इसके अगले हिस्से में। यदि आपने अभी तक ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर लें। विस्तार से वीडियोज और इसके अलावा एडवांस में बहुत सारे टॉपिक वहां दे दिए गए हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए और नोट्स की पीडीएफ के लिए और एमसीक्यू की डिटेल के लिए आप हमारे ऐप को फॉलो करें, वहां सारा कोर्स आपको एडवांस में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से यूट्यूब पर हमारी वीडियोज आते रहेंगे, आप लगातार फॉलो करते रहें, आपकी तैयारी में हम मदद करेंगे। इसका अगला हिस्सा आप देख पाएंगे हमारे ऐप पर, जहां विस्तार से व्यक्तित्व के परीक्षण इससे संबंधित जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे स्याही धब्बा परीक्षण है या बहुत सारे अन्य परीक्षण है, टीएटी है, सीएटी है, उन सारे परीक्षण को कब किसने किया और उनका क्या उपयोग है, विस्तार से देखने के लिए आप हमारे ऐप वाली वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।